डिलो जंक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं मेंस की सीरीज़। मेंस की सीरीज़ में हमने पहले 2005 का क्रिमिनल का पेपर देख लिया है। आज हम बात कर रहे हैं 2005 के सिविल विधि के पेपर की। ठीक है, ये हमारे किस में काम आएगा? मेंस से ओरिएंटेड सीरीज़ है तो मेंस के काम आएगी। ठीक है, बात करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की। अस्थायी निषेधाज्ञा के अपालन के दो परिणाम बताइए। अस्थायी निषेधाज्ञा के अपालन के दो परिणाम बताइए। मतलब अगर अस्थायी निषेधाज्ञा का पालन नहीं किया जाता है तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। अस्थायी निषेधाज्ञा की अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की जो संपत्ति होती है वो कुर्क की जा सकती है और उसको 3 मास तक का सिविल कारागार दिया जा सकता है, यानी सिविल जेल में जाएगा 3 मास तक और उसकी जो होगी संपत्ति उसको कुर्क किया जा सकेगा। ठीक है, कहाँ का है ये? मतलब ये किस एक्ट का है? ये एक्ट जो आ जाएगा वो आएगा हमारा सीपीसी की बात कर रहा है। तो सीपीसी का जो आएगा 1908 है हमारी सीपीसी। कर्सर कहाँ गया? ये रहा सीपीसी 1908 का जो ऑर्डर आता है वो आता है 39 का आता है रूल ए या रूल क भी कह सकते हैं आप इसको। इसके अंतर्गत हमको अस्थायी निषेधाज्ञा के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं इस वाले ऑर्डर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। केवियट से आप क्या समझते हैं? केवियट तो हमने बहुत पढ़ा है, तो आप बताएंगे क्या हो सकता है इसका आंसर। प्री में तो क्वेश्चन ही आता है 90 दिन केवियट, 90 दिन केवियट, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो आखिर केवियट क्या है बताएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। जहां किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, मतलब ऐसा वाद है जो संस्थित हो चुका है या जल्दी ही संस्थित होने वाला है, किसी वाद में या कार्यवाही में किसी आवेदन का किया जाना प्रत्याशित है या किया गया है, वहां कोई व्यक्ति जो ऐसे आवेदन की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है उसके बाबत केवियट पेश कर सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। क्या होता है? जहाँ किसी न्यायालय में किसी भी कोर्ट में अगर वाद संस्थित किया जाता है या संस्थित किया जाने वाला है तो किसी आवेदन का किया जाना प्रत्याशित है, मतलब ऐसा किया जा सकता है, तो वहाँ कोई व्यक्ति जो ऐसे आवेदन की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार का दावा करता है कि भाई मैं इसमें उपस्थित हो सकता हूँ, तो उसके बाबत केवियट पेश कर सकते हैं। कौन सा सेक्शन है केवियट का? सेक्शन आता है 148 का, सेक्शन आता है 148 का ए। कहाँ का सेक्शन है? सीपीसी का। सीपीसी कहाँ पे आता है हमारा? 1908 में। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। न्यायालय के द्वारा न्यायालय शुल्क की कमी को पूरा करने की शक्ति का प्रावधान बताइए। न्यायालय के द्वारा न्यायालय शुल्क की कमी को पूरा करने का क्या प्रावधान है? मतलब कैसे न्यायालय की शुल्क की कमी को पूरा किया जा सकता है, बताएंगे आप। रफ नोटबुक लेके बैठा कीजिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक हम कैसे कर पाएंगे कि भाई इसका आंसर कैसे लिखना है। जो आंसर अवेलेबल हो रहे हैं, जहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं उनको कनेक्ट करते जाइए, लास्ट में रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके आंसर की। जहाँ किसी दस्तावेज के लिए विहित पूर्णतः या भागतः यानी पूरा या भागतः यानी पार्टली न्यायालय फीस का संदाय तत्समत प्रवर्त विधि के अनुसार, मतलब जो विधि दी गई है उसके अनुसार नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय क्या करेगा? किसी भी प्रक्रम में जो भी प्रोसीजर दिया गया है उसके अंतर्गत स्व विवेकानुसार यानी अपनी सोच समझ के अनुसार अनुज्ञात कर सकेगा कि ऐसी फीस को संबंधित पक्षकार को संदाय करेगा। ठीक है, जो भी पक्षकार होगा उसको संदाय करेगा। इसका संदाय हो जाने पर उस दस्तावेज का वही बल और प्रभाव होगा मानो फीस उसने पहली बार ही संदत की हो, पहली बार ही उसने फीस को दिया हो। तो ये वाला प्रोविज़न हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये प्रोविज़न हमको देखने को मिलता है सेक्शन 149 ऑफ सीपीसी 1908। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे हैं, तो आप एक रफ कॉपी लीजिए और इनके आंसर्स को नोट करना शुरू कीजिए। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतःकालीन लाभ से आप क्या समझते हैं? अंतःकालीन लाभ से आप क्या समझते हैं?
क्या होता है अंतःकालीन लाभ? देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। अमुक संपत्ति पर, कोई संपत्ति है उस पर सदोष कब्जा रखने वाले, मतलब किसी ने उस पर सदोष कब्जा रखा है, उस रखने वाले व्यक्ति को उस संपत्ति से प्राप्त होने वाले लाभ और ब्याज का जो अन्य लाभ होता है उसको यानी अंतःकालीन लाभ कहा जाता है। उसको कहा जाता है मीन्स प्रॉफिट, मध्यवर्ती लाभ भी कहते हैं इसको। ठीक है, कहाँ पे देखते हैं हम इसको? देखते हैं हम 212 के अंतर्गत। 212 में हमको देख रखा है सीपीसी के अंतर्गत मध्यवर्ती लाभ, जो हमारा डेफिनेशन क्लोज आता है 2 के अंतर्गत, तो वहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस दी रखी हैं। तो वहाँ पे सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशन क्लोज, और वहाँ पे जो 12 नंबर का पॉइंट आता है वो हमको अंतःकालीन लाभ के बारे में बताता है, मध्यवर्ती बात के बारे में बताता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फास्ट ट्रैक न्यायालय किसे कहते हैं? फास्ट ट्रैक न्यायालय किसे कहते हैं? देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। जिस वर्ग की वह न्यायालय है उसी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सामान्य न्यायालय की तुलना में अधिक मामलों के निस्तारण की अपेक्षा की जाती है। मतलब क्या होता है, जनरली जितने केसेस निस्तारण किए जाते हैं उससे अधिक जिन केसों का निस्तारण यहाँ पे किया जाता है तो उसे कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा कि इसके नाम से ही है कि जल्दी ही मामलों का निपटारा कर सकती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। न्यायालय के द्वारा आर्थिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? जो कोर्ट होता है वो अपना आर्थिक क्षेत्राधिकार किन किन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है, बताएंगे आप लोग। कोर्ट क्या कर सकता है? आर्थिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो कैसे करेगा, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। अभिव्यक्त प्रावधानों के सिवाय, मतलब जो जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अलावा किसी न्यायालय को उसकी मामूली आर्थिक अधिकारिता की सीमाओं से अधिक अधिकारिता नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए किसी कोर्ट को अधिकार है कि वो 25,000 तक ही सुनेगा तो वो 25,000 तक के मामले ही सुनेगा, 50,000 तक के मामले हैं तो 50,000 तक के मामलों को ही सुनेगा। ठीक है, जो हमारा आता है सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी 1908 वो हमको यही बताता है कि इसका आर्थिक क्षेत्राधिकार कैसे है, कौन सा है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 6 को अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। इतना ज़्यादा आईपीसी पढ़ा हुआ है कि आईपीसी निकलता है। इससे पहले हमने क्रिमिनल पेपर सॉल्व किया था ना, इसलिए यहाँ पे आईपीसी आया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवादी को भेजे जाने वाले समन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? प्रतिवादी को जो सम्मन वगैरह भेजा जाता है तो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? कौन सी भाषा हो सकती है? प्रतिवादी को जो हम सम्मन भेजेंगे उसमें किस तरह का भाषा हम यूज़ करेंगे? तो जब हम देखते हैं सेक्शन 28 किसका? सेक्शन 28 देखेंगे हम सीपीसी का 1908 सीपीसी 1908 का, तो वहाँ पे हमको दे रखा है इसका प्रोविज़न। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। वह भाषा जो उस राज्य में प्रवर्त नियमों के द्वारा विहित की जाए वही भाषा यूज़ की जाएगी प्रतिवादी को भेजे जाने वाले संबंध में। ठीक है, भाषा जो उस राज्य में प्रवर्त नियमों के द्वारा विहित की जाए उसका ही संबंध में भेजने में प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। मानक किराया से आप क्या समझते हैं? जो मानक किराया होता है वो क्या होता है? सीपीसी है तो सीपीसी का तो रेंट कंट्रोल एक्ट भी तो सीपीसी का ही पार्ट होता है ना, सिविल लॉ का ही तो पार्ट है रेंट कंट्रोल एक्ट। तो कैसे के क्वेश्चन नहीं लेंगे हम, केवल सीपीसी के क्वेश्चन लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो आप बताएंगे मानक किराया क्या होता है, क्या समझते हैं आप मानक किराया से? तो जैसे कि मानक किराया है तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको? रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत। रेंट कंट्रोल एक्ट है। ठीक है, तो जब हम रेंट कंट्रोल एक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हमको लिख रखा है इसका आंसर
कि अमुक परिसर का किराया जिसका निर्धारण किसी प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवर्तित किराया नियंत्रण कानून के तहत किया जाता है, तो वो होता है मानक किराया। क्या होता है, कौन तय करता है? किराया नियंत्रण कानून के तहत प्राधिकरण के द्वारा। कौन सा प्राधिकरण होता है यहाँ पे होता है किराया प्राधिकरण। उसकी बात की जा रही है, यहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है। तो रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा किराया, वैसे तो क्या होता है जनरली ऐसा होता है कि एक पक्ष, ये दो पक्षकार हैं, ये ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति को कहता है कि मैं आपका घर लेना चाहता हूँ रहने के लिए। तो घर लेना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में जो किराया डिसाइड होता है, मान लीजिए 5,000 रुपये किराया डिसाइड होता है, तो इन दोनों ने किराया तय कर लिया। परंतु जो मानक किराया वगैरह होगा वो किसी प्राधिकरण यानी कि रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और वो कैसे होगा? रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत ही उसको क्या किया जाएगा? कंट्रोल किया जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारे सिविल लॉ से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले सेशन की बात करेंगे, अगले जो मेंस के क्वेश्चंस होंगे उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, डी लॉ जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप हमको मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई आज के लेक्चर की। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।